अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आज के दिन का अच्छा सा बेहतरीन सा आगाज आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया जनाब तो कर लीजिए, क्योंकि हम भी आ गए हैं। और जनाब आज क्या है? आज है जुम्मा, और जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अय्याम। और आज के दिन एक रिमाइंडर छोटा सा मैं आपको जरूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। जुम्मे की नमाज का खुसूसी एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएं कबूल होती हैं, तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये भी दुआ कीजिएगा कि नेक्स्ट वीक इंतहाई शानदार हो, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड की तैयारी तो अभी चल रही है, लेकिन गुजरने वाला है। तैयारियां देखी हैं आपने? मतलब अगर अभी आप लोग लाहौर में नहीं है ना जो लोग, वो तो मिस कर रहे हैं ये फेस्टिविटी सारी, और जो इसकी प्रिपरेशंस है वो भी। हर जगह पर बसंत के रंग छाए हुए हैं, और आप यहाँ तक के जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, बसेज हैं, उन पर बसंती रंग चढ़े हुए हैं इस वक्त। और जहां आप देखें वहां पे आपको बाहर दिखाई दे रही है। और ऐसा माहौल देखा नहीं होगा पूरे मुल्क में, आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। ये माहौल खास हमें ईद का समा लग रहा है भाई लाहौर में, तो आप मिस कर रहे हैं। अगर आप आ सकते हैं ना तो आप जरूर आए और बसंत जो है वो सेलिब्रेट करें, हफ्ता ही मनाएं, क्योंकि आपको पूरे हफ्ते ही वो फील आती रहेगी। हमें तो अभी से आ रही है, इस वीकेंड तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड बसंत है, तो एंजॉय कीजिए इसको। अल्लाह करे कि खैर खैरियत से ये इवेंट ऐसे ही गुजर जाए, ताकि आगे के लिए। हाँ, और 14 बरस के बाद जो ऑपरेशंस बहाल हुए हैं, फ्लाइंग ऑपरेशंस की मैं बात कर रही हूँ, 14 बरस बाद पाक बांग्लादेश बराह रास्त जो फजाई परवाज है वो ढाका से कराची पहुंची जनाब। और उसके इस्तकबाल में फिर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स जो अथॉरिटी थी उनकी जानिब से वाटर सल्यूट भी दिया गया। तो ये एक बड़ी खुशाइन चीज है, इतने लंबे अरसे के गैप के बाद इसका दोबारा से इस तरह से शुरू होना। फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल होना नहीं, दो मुल्क दोबारा, दो दिल दोबारा जुड़ रहे हैं, विच इज वेरी वेरी प्लेजेंट। बहुत ही मजेदार सी फील है, अच्छी सी फील है, और उम्मीद करते हैं कि ये अब बहाल ही रहे, यूं ही ताल्लुकात बहाल रहे। और इसके साथ साथ आपने देखा है हमने क्रिकेट मैच में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है। क्रिकेट जो है इस वक्त वो भी मरकज़े निगाह बनी हुई है। वर्ल्ड कप जो है आने वाला है, उससे पहले हम सीरीज खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पहला मैच था और क्या खूब खेला है। वैसे तो जो आगाज था ना वो इंतहाई तशवीशनाक था कि हम तरफ नहीं जाएंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम तफसील से बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ खुशखबरी सुना रहे हैं कि पहला T20 हमने जीत लिया है सीरीज में। पहले गेम पे जो है वो आउट हो गए थे, सीरीज तो में हमने अपनी बर्तरी जो है वो बना ली है। आगे जो होगा वो देखी जाएगी। और फिर जो अभी मैच में हुआ वो आप सबने देखा, लेकिन स्टिल हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि हम जीत गए हैं। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जब आगाज हुआ अली ने कहा, तो उसके बाद जरा तफसीलात जो है सलमान अली आगा ने अच्छा खेला, बिल्कुल डेफिनेटली इसके ऊपर तफसीलन बात साइम अयूब ने भी अच्छा खेला। खैर हम आगे चल के इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। फिलहाल जरा अभी हम कुछ बात कर लेते हैं जो एक बड़ा सानेहा कह लें, एक वाकया कह लें, बहुत ही तकलीफदेह और अफसोसनाक जो लाहौर में पेश आया, जिसमें इंतजामिया की गफलत और लापरवाही जो थी उसकी वजह से 2 जानें चली गईं। लाहौर भाटी गेट में बुध के रोज होने वाले वाकये का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको फेक न्यूज पहले करार दिया गया, मगर शोक मचाने पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। खातून की लाश 5 घंटे बाद आउटफॉल रोड के डिस्पोजल से बरामद की गई, जबकि जो बच्ची है उसकी लाश जुम्मेरात की दोपहर सगियां पुल के करीब से मिल गई। रेस्क्यू हुकाम ने 18 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो इंतहाई बरहम हमें नजर आई, और भाटी गेट वाक़े पर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया की क्लास ली। लाहौर मैन होल वाक़े पर आला सतही इजलास की सदारत करते हुए फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मुतासरा खानदान की मदद की बजाय उन्हें चोर डाकू कहकर थाने ले गए। मेरी आपकी बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिल कर रह जाता। तरक्याती काम बंद करके चले गए और मैन होल को लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया गया। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ दिया, क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? ये जगह बहुत छोटी है, यहाँ से तो पाँव नहीं गुजर सकता, कोई बॉडी कैसे गुजर सकती है? इसने कंफ्यूज किया। खातून 3 किलोमीटर आगे तक चली गई और लाहौर इंतजामिया कहती रही, वो गिरी ही नहीं। ये राजनपुर, लैया और भक्कर की बात नहीं हो रही है, लाहौर की बात हो रही है। डीसी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वासा और LDA का उतना ही कसूर है जितना किसी और का। किसी ने पार्किंग बना ली, वो पैसे ले रहा है और किसी को पता ही नहीं। 2 मिनट बाद जो है वो 1122 को कॉल जाती, तो 2 मिनट के अंदर कोई मार के नहीं फेंक सकता किसी को। 2 मिनट के अंदर ये जरूर हो सकता है लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से कोई गिर के अपनी उसकी न सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान गई। पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं है। और उसके बाद उसके हस्बैंड को पकड़ के थाने ले गए, बजाय इसके कि हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, उनको कहते, उनको हेल्प करते। हम उनको चोर डाकू मर्डरर बना के थाने में ले गए।
अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता? जिन्होंने उस जगह को खुला छोड़ा हुआ है उनके अपने घर में बच्चे नहीं। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत, मुजरिमाना कहना भी इसको छोटी बात है। कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें मुझे, डीसी लाहौर आप भी मुझे जवाब दें। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। कोई राजनपुर या कोई लैया भक्कर की बात नहीं हो रही जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में कोई जाता। लाहौर सेफ सिटी, और कितना टाइम लगता है ये देखने में कि सेफ सिटी के कैमरे में, ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। मरीम नवाज की गुफ्तगू आपने सुनी, और कहा जाता है कि लाहौर दिल है, दाता की नगरी है, उसके सामने ये वाक़या हो जाना इंतहाई तशवीशनाक है। लाहौर भाटी गेट माँ बेटी की हलाकत के वाक़े में नामजद 3 मुलजमों, प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट सुपरवाइजर और सेफ्टी इंचार्ज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक्स पर यह लिखा कि लाहौर के दिल में मासूम जानों का ज़िया हादसा नहीं, एक जुर्म है। उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। जो अफसरान खुले मैन होल को भी महफूज नहीं रख सकते, उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है, और दोनों बेटियों के खून के हिसाब और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक आराम से नहीं बैठूंगी। दूसरी जानिब भाटी गेट वाक़े पर वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने सोशल मीडिया पर माज़रत की है। लिखा है कि अफसोसनाक वाक़े पर दिली तौर पर दुखी और शर्मिंदा है। इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। वज़ीर आला ने आज गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, बल्कि बरमिला उसका इजहार किया है, नदामत का इजहार किया है और जिम्मेदारों को गिरफ्तार कराया। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर शर्मिंदा हूँ, माफ़ी की तलबगार हूँ। इंतज़ामिया जो बता रही थी मुझे शेयर करना पड़ा। मैं इस्तीफे के लिए भी तैयार थी, लेकिन वजीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है। तो आपको ये ना लगता है कि इसमें उनकी गलती कोई नहीं है? देखिए, ये जो पैका एक्ट है वो लागू होता है सहाफियों पर, वो लागू होता है जो डिजिटल मीडिया शेयर करते हैं। तो जब इनसे पहले पूछा गया था कि ये पैका एक्ट जो है, जब आप फेक न्यूज शेयर करते हैं तो क्या सिर्फ सहाफियों के लिए बनाया गया? इन्होंने मना किया था उस दौरान। इसमें जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई गई और जो अफसरान पहुंचा रहे थे, जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने कल क्लियरली कहा कि वो वही इंफॉर्मेशन है जो मुझ तक भी आ रही थी और वही उन्होंने शेयर की आगे, तो उस पर अगर वो लेकिन है ना, यही बात अगर एक सहाफी कहे कि मुझे मेरे सोर्स ने बताया था, मुझे मेरे जराए ने बताया था, तो सहाफी के ऊपर तो उसको वेरीफाई करना तो आपका काम है ना। आप इसी दौरान देखिए कि आप उसके शौहर को थाने ले गए इस फेक न्यूज के ऊपर ही। एग्जैक्टली, और इसके ऊपर अब जितनी इंक्वायरी हुई है, ये सब कुछ जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से एक्शन लिया गया, ये प्रेसिडेंट सेट करेगा आगे चलकर, और हर एक को पता होगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही है लाहौर में, पूरे पंजाब में, उस साइट को, पूरी साइट को सील किया जाए और कॉर्डन ऑफ किया जाए, ताकि और खास तौर पर जब काम खत्म करके लेबर वापस जा रही हो तो ये जो मैन होल्स हैं, जो इस तरह के खुले गड्ढे हैं, उनको किसी सही चीज से कवर किया जाए, उस पर झाड़ियां लगाकर कवर किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो भी महफूज रहें और इसमें किसी का नुकसान भी ना हो। घर से शुरू करना चाहिए मरीम नवाज को। एग्जैक्टली, ये सफाई का जो सिलसिला है, यही चीज उन्होंने बात की है कि लाहौर से शुरू करें और पूरे पंजाब भर में जहां जहां काम हो रहा है आगे बढ़ेंगे। एक और दिलखराश वाक़े का एक बार फिर से जिक्र करेंगे। सानिया गुल प्लाजा की हम बात कर रहे हैं, जिसको 2 हफ्ते होने को है, मगर इतराफ में जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी अभी तक। कारोबार खुल गए लेकिन जो गाहक हैं उनकी आमद ना होने के बराबर है। सिंध हुकूमत ने सानिया गुल प्लाजा की अदालती इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। वजीर आला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत भी लिख दिया और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा MQM मुसलसल कर रही थी। गुज़िश्ता रोज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में सब कमेटी का इजलास हुआ। बाद में फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने बताया, महकमा सिविल डिफेंस ने 2023 से मुतादिद फायर ऑडिट किए, मगर गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। जुडिशल कमीशन के सामने भी तमाम हकाइक रखे जाएंगे। सब कमेटी के रुकन शर्जील मेमन ने जहां अफसरान की मुअत्तली का जिक्र किया, वहीं सियासी जमातों को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। गुल प्लाजा की इंतजामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे। उन्होंने लेटर भेजे लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सके, तो डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस ज़िले जनूबी कराची को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाता है। MQM के किसी मुतालबे पर यह जुडिशल कमीशन नहीं बना, ना किसी और जमात के किसी मुतालबे पर बना है। हुकूमत ने खुद महसूस किया है और इस तरह की उनके जो बयानात हैं वो हमेशा आते रहते हैं। सर, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ उनको कि थोड़ा वो इंजेक्शन लगा लें। वो इंजेक्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कराची वफा के हवाले किए जाए, मैं फिर बोलता हूँ, कल 48 घंटे बोले तो मैंने कहा 24 घंटे में वफा को अल्टीमेटम दें, वरना वफा की वजारतें छोड़ें, थोड़ा वो ग्रेस शो करें।
शजील मेमन की गुफ्तगू आपने सुनी। एडिशनल आईजी कराची ने बच्चे के हाथों मसनूई फूलों की दुकान में आग लगने की तफसील भी बताई। चूंकि नीचे लगी तो मेजरमेंट वालों ने रिएक्ट करने में थोड़ी देर हुई, जैसे नेचुरल होता है कि वो अलार्म लेट हुए। बाय द टाइम वो अलार्म हुए तो नीचे धुआं भर गया था और उनको नीचे जाने में मुश्किल हुई है। कुछ लोग इसी तमाम तर सूरत हाल पर अपडेट, अब तक की जो अपडेट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे जिसका मुतालबा किया जा रहा है, फिर करवाने के लिए अब सिंध हुकूमत ने भी खत लिख दिया है। सादिया साहिबा आप सुन पा रही हैं हमें? सादिया साहिबा से भी हम जी सादिया साहिबा आप सुन पा रही हैं मुझे? सादिया साहिबा से कनेक्टिविटी के मसाइल हैं बिल्कुल। मैडम अगर माइक आपकी जानिब से अनम्यूट कर दें प्लीज उसे। सादिया साहिबा तक हमारी आवाज जा रही है या नहीं? अच्छा, आप देखिए कि 21 सफ़ात की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सामने आई है और यही बताया जा रहा है कि फ्लावर शॉप में ये आग लगी। नेमतुल्लाह नाम का एक दुकानदार है, उनके जो उनका 11 साल बच्चा था उसके हवाले दुकान की गई थी, जिसके बाद ये वाक़या रूनुमा हुआ है। इंतहाई दिल खराश वाक़या है और इस वाक़े में अभी भी बहुत से लोग लापता हैं, बहुत सी DNA के लिए, शनाख्त के लिए इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर जो भी वाक़यात हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और किस तरह से लोग रुख करेंगे इस बिल्डिंग का फिर से, जहाँ पर इतना बड़ा वाक़या हो गया और इसके एतराफ़ की बिल्डिंग डेफिनेटली फैलेगा और कारोबार को और मामूलात ज़िंदगी को इसके इर्द गिर्द भी मामूल पर आते आते बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अली क्या है वो ये है कि जो जिन दुकानदारों की यहाँ पर शॉप्स थी उन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि ईद जब करीब होती है तो दुकानदार बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो ज़्यादा माल जो है वो ख़रीद लेते हैं ताकि ईद के जो दिन हैं उनमें आसानी रहे और उसमें क्योंकि ज़्यादा सेल होती है तो उस वजह से सामान भी ज़्यादा ख़रीदा जाता है और वो सब कुछ जलकर राख हो गया। और अब उनके लिए मसला है, अगर अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफ है उसको बैक टू नॉर्मल करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो अपना काम कैसे करेंगे। उसके लिए कहा तो यही जा रहा था कि सिंध हुकूमत जो है ऐसे दुकानदारों को कुछ कर्जे देगी और उनकी मदद की जाएगी ताकि उनके लिए आसानी हो और वो दोबारा से जो अपना बिजनेस है उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत शुरू कर सकें। वैसे यही जानने के लिए हमने आज सादिया साहिबा से रब्ता किया था। उनसे रब्ता अगर बहाल होता है तो उनसे तफसील जानेंगे कि सिंध हुकूमत क्या कुछ कर रही है दुकानदारों के लिए। ईद करीब है, सब दुकानदार परेशान हैं, जिनके काफ़ी दुकानदार ऐसे भी हैं जिनके तो वहाँ पर जो फ्यूचर सेल परचेज के पैसे रखे हुए थे वो सब जल गया। मतलब जमा पूंजी जिंदगी भर की अगर आप कहें तो वो सब जलकर राख हो गई। सब कुछ भी अगर जल जाता, माली नुकसान होता, जानी नुकसान को बचा लिया जाता तो फिर भी बहुत बड़ा अजाला हो सकता था। सादिया साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। सादिया साहिबा क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी मैं आपको सुन सकती हूँ, आपको आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है, सिंध हुकूमत ने इसे करवाने के लिए खत लिख दिया है? जी बिल्कुल, पाक सिंध में अपोजिशन जमातें बिलखुसूस MQM उनका दावा था, उनकी डिमांड थी। इनकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया नहीं था। हमने कहा था कि फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो जुडिशल इंक्वायरी करा ली जाएगी। उसके लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया गया है। कल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ख़त चला गया है और अब आज हम तवक्को करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब किसी हाजिर जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम कर देंगे। ठीक है। अच्छा सादिया साहिबा, ये एक और चीज़ जिसको अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे इंट्रो में कि जो दुकानदार हैं वो खासे परेशान हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी और सिंध हुकूमत की जानिब से कमिट किया गया था कि उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे, कर्जा दिया जाएगा, लेकिन ईद करीब है, वो परेशान दिखाई देते हैं। क्या मुतबादिल किया जा रहा है जिनका कारोबार ख़त्म हुआ है ताकि वो कुछ शॉप्स अपनी खोल लें या कुछ माल ख़रीद लें और ईद की तैयारी करें? देखिए, सबसे पहले तो जिनका जो इस दिल खराश सानिया में लोग अपनी जान से चले गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए उनकी फैमिलीज को जो है वो देना शुरू कर दिया गया है। दूसरा, जो वहाँ की एसोसिएशन है उसके थ्रू सर्वे कराया जा रहा है। जिन लोगों की वहाँ दुकानें थी
उनको 5 लाख रुपया फौरी तौर पर अपने घर चलाने के लिए दिया जा रहा है। और तीसरा ये है कि वहाँ मुतबादिल जो प्लाजाज हैं, दो इस वहाँ की मार्केट एसोसिएशन ने कमिट किया है, सिंध गवर्नमेंट उनसे बातचीत कर रही है। एक प्लाजा में 500 दुकानें और एक प्लाजा में 350 दुकानें, ताकि वो लोग ऑल्टरनेटिव जगह पर, जब तक गुल प्लाजा, क्योंकि कम से कम भी गुल प्लाजा को बनने में 2 साल लगेंगे, वो बनेगा, जब तक वो उस जगह पर अपना कारोबार कर सके। इसके अलावा जो है वो मार्केट का एक कमेटी बनाई गई है जो सर्वे कर रही है कि कितना नुकसान हुआ है, वो सिंध गवर्नमेंट पूरा करेगी। और इसके अलावा जो है वो 1 करोड़ का कर्जा जिसका सूद सिंध हुकूमत देगी लोगों को अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, हम अरेंज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सादी साहिबा, इस वाक़े को सुनने के बाद, इसके बारे में जानने के बाद तो पूरी कौम जो है वो इस वक्त सोगवार है, लेकिन इसके अलावा ये जो दुकानदार हैं ये एक खास ट्रॉमे से गुजर रहे होंगे। क्या इस ट्रॉमा हैंडलिंग के लिए भी कोई बंदोबस्त किया गया है? हाँ जी, बिल्कुल। सिंध हुकूमत इसके लिए काम कर रही है। मुख्तलिफ जो इनकी एसोसिएशंस हैं उनके साथ हम कनेक्टेड हैं। जिनका नुकसान हुआ है उनके घरों में सिंध हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, जाहिर सी बात है हुकूमत सहारा होती है। किसी भी मुल्क की, किसी भी सूबे की हुकूमत जो होती है वो अपने शहरियों के लिए सहारा होती है। हम उनके साथ हैं और अगर किसी मेडिकल फैसिलिटी की भी जरूरत होगी तो वो भी सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। राइट। और सादिया साहिबा, जिस तरीके से शर्जील मेमन साहब ने बताया कि सिविल डिफेंस ने 2023 से जो मुताद्दिद फायर ऑडिट्स हैं वो किए, लेकिन जो गुल प्लाजा उसमें हिफाजती इंतजामात नहीं किए गए, तो जो जिम्मेदारान हैं उनकी सजाओं के हवाले से क्या फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से? देखिए, इनिशियल रिपोर्ट आई है, उस पे जो है वो उस कमेटी ने रिकमेंड भी किया है कि किन किन लोगों को इस पर जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, उनके खिलाफ सजा का। लेकिन क्योंकि अब जुडिशल कमीशन की डिमांड थी, अब जुडिशल कमीशन इस मामले को फिर से देखेगा और जो सजा, चाहे वो हुकूमती एहलकारों की हो, चाहे वहाँ के जो मार्केट के लोग जिम्मेदार थे, एसोसिएशन, उनको हो, मुकम्मल सजा दी जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा एक वाकया हुआ, लोगों का कारोबार ख़त्म हो गया, लोग अपनी जानों से चले गए। तो जिसकी भी कोताही है और वो है, उसके बारे में जो है जो हुकूमत सख्त से सख्त फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक है। सादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जितनी पुरानी सिंध हुकूमत अपने ऐलानात में अमल दरामद पर भी उतनी ही तेजी दिखाई जाए, उतने ही पुरजोश तरीके से उस पर अमल दरामद भी किया जाए और वक्त ज़ाया ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं और बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अपना होम ग्राउंड था, होम ग्राउंड पे शायकीन मौजूद थे, उनका वलवला मौजूद था और उसमें ग्रीन शर्ट से शानदार वापसी की है। 7 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में फतह का परचम लहरा दिया है और पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने 22 रन से कामयाबी समेटी है। तो कांग्रेचुलेशंस ग्रीन शर्ट्स। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की अब बर्तरी उनके नाम हो गई है। 169 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम मुकर्रर ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 146 रन ही बना सकी थी और बॉलिंग में साइम अयूब और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट हासिल करके मेहमान बैटिंग लाइन को जकड़ कर रखा। शादाब खान, मोहम्मद नवाज ने भी अहम किरदार अदा किया। अगरचे पाकिस्तान का जो आगाज था, मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, बहुत ही मायूस कुन था। पहले ही गेंद पर साहबजादा फरहान पवेलियन लौट गए थे, मगर उसके बाद साइम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए इनिंग्स को सहारा दिया और दिलकश शॉट्स लगाए, शायकीन के दिल जीत लिए उन्होंने। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार भी रख पाएगा या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है 2 मैचेस बाकी हैं। देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। इस वक्त मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग अवैस, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अवैस, क्या कहेंगे? जिस तरह से हमने कहा कि आगाज तो थोड़ा सा मायूस कुन रहा, लेकिन उसके बाद हम संभल गए और हमने जीत लिया पहला मैच, क्या कहेंगे इस पे आप?
और देखिए, अच्छी बात है कि आपको वर्ल्ड कप से पहले एक मुश्किल सीरीज मिली है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और कल विकेट भी जो सी आपको पता है एक दिन पहले कहा गया था कि विकेट भी थोड़ा स्लो बनाई जाएगी, जहां पर स्पिनर ज्यादा डोमिनेट करेंगे, उसको मैचअप किया जाएगा श्रीलंका के साथ। कल भी स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी ज्यादा स्पिन के ऊपर ज्यादा बैंक कर रहा था। साहिबजादा फरहान अनफॉर्चुनेटली कल जरूर आउट हुए, लेकिन एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट साहिबजादा के अलावा भी हमें पता लगा कि यार हमने आगे मैच को कैसे लेके चलना है, क्योंकि एशिया कप में वो आपके ट्रम्प कार्ड जरूर थे। ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो पैचेस में परफॉर्म करते हुए हैं। साइम अयूब की बात करें, उसने कल अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन स्टिल कंफ्यूजन इस चीज की है कि फखर जमान को इतना लेट भेजना, बाबर आजम को किस पोजीशन पे खिला रहे हैं आप, वर्ल्ड कप इतना राइट द कॉर्नर है, ये सारा कॉम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब कर रहा है। बाबर आजम आपको पता है ऐसा प्लेयर है, जब फील्ड थोड़ी बंद होती है तो उसको, जो इनिशियली पावर प्लेस की बात करते हैं 6 ओवर्स के अंदर, तो वो जल्दी स्कोर कर लेता है, क्योंकि वो बाउंड्रीज के ऊपर फिर ज्यादा रिलायंस उनकी आ जाती है। लेकिन जिस वक्त आप जिन पोजीशन पे भिजवा रहे हैं उसको, वो पोजीशन ऐसी है जहां पर या तो आपने मैचेस जीतने हैं या आपने अच्छा स्कोर को जो उनसे कंपाइल करना है। वहां पर जो फील्ड आपकी ऑब्वियसली वो खुली होती है, वहां पर इतना आसान नहीं है उनके लिए बाउंड्रीज लगाना, वो प्रेशर सारा का सारा उनके ऊपर माउंट करेगा। सेम विद अगर फखर जमान की बात करें, फखर जमान ने शायद इस पोजीशन पे 5 या 6 दफा उसने खेला है, ये पोजीशन एज सच उनको ज्यादा सूटेबल नहीं होती, तो स्टिल बहुत सी चीजें पाकिस्तान को फिगर आउट करने की जरूरत है। मैं फिर ये बात रिपीट करता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आप ये सीरीज हार भी जाते हैं अगले 2 मैचेस, इसमें इस इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहे होते हो। उस्मान खान की बात करें, जितना लेट हम उसको भिजवा रहे हैं, फिर वही क्वेश्चन मार्क उस पर आ जाता है कि उसको किस मुताबिक आपने उसको टीम के अंदर रखा हुआ है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपके सामने सच कोई इंप्रेसिव नहीं है। तो बहुत सी चीजें स्टिल है पाकिस्तान को। लेकिन अब ऐसा अभी अगर सीरीज हार गए तो मोरल डाउन नहीं हो जाएगा, वो भी जो है बरकरार रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी टीम जो है अक्सर अपनी साइकोलॉजिकल गेम हार जाती है। देखिए, 2 चीजें होती हैं, या तो ना कि आप बुरी तरीके से आ रहे हैं तो तब आप कहते हैं कि आपका मोरल डाउन होता है, या तो कॉम्बिनेशन को चेंज करके और आप फाइट करके हार रहे हो तो वो आपका मोरल कभी भी डाउन नहीं करेगा। कल भी जिस तरीके से स्पिनर्स की बात करें, शादाब बहुत अरसे के बाद वापस उन्होंने परफॉर्म किया, नवाज आपको पता है एज यूजुअल वो परफॉर्म कर रहे हैं, इब्रार ने कल वो आके जो मिडिल ऑर्डर के अंदर नवाज और इब्रार ने ब्रेक थ्रूज दिया आपको, तो आपने उनके ऊपर प्रेशर माउंट किया था। लेकिन प्रेशर पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप पे भी है। पेस बैटरी की बात करें शाहीन की, वो कंसिस्टेंटली आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनकी डिप है परफॉर्मेंस में। कल भी उनको आप देखें तो उन्होंने कोई इंप्रेसिव उनका स्टार्ट नहीं रहा। उसके बाद आप अगर बात करते हैं सलमान मिर्जा की, वो एक ऑप्शन आपके पास अच्छा मौजूद है, लेकिन जब डेथ ओवर्स की बात करते हैं वो इतना बड़ा एक इशू पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपके पास डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, आपने किसी को बनाया ही नहीं था। हारिस की हम इसलिए बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ, मुझे पता है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप बीच में आ जाता मामला जो हुआ था कि वो स्कोर नहीं उसको अपना कंपाइल कर सके, लेकिन जब आप हारिस रऊफ की बात करते हैं जो एक पेस और खास करके जो अपना जब आप डेथ ओवर्स की बात करते हैं वहां पर आपको ऐसे बॉलर की जरूरत थी, आपने उसी को ड्रॉप कर दिया। अब्बास अफरीदी आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद था। फिर उसके बाद जब आप स्पिनर्स की बात करते हैं, इस वक्त आपके 2 तो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं आपके पास, इब्रार है, उस्मान तारिक है। बिल्कुल, लेकिन साइम की बात करें तो आपने देखा कल 2 विकेट भी हासिल किए और बड़ा खूब साथ निभाया है, 74 रन से करीब और सलमान अली आगा दोनों की जो वो इनिंग्स बड़ी जबरदस्त रही। देखिए, साइम को परफॉर्म करके परफॉर्मेंस दिखानी थी अब, क्योंकि एक अच्छी बात है कि शायद मुझे भी फील हुआ कि पाकिस्तान टीम ने एक चीज तो बता दी साइम को कि अगर आप टीम में रहेंगे तो आप बैटिंग की वजह से रहेंगे, बॉलिंग की वजह से नहीं रहेंगे। ठीक है, आपकी बॉलिंग कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करी, लेकिन आपका इनिशियल जो है वो बैटिंग है, आपने उसमें परफॉर्म करके देना है। कल जिस तरीके से उसकी नो लुक शॉट की बात कर लें, या आप उसने जो बाउंड्रीज क्लियर की हैं दैट शॉट के, वो बड़ा एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको कल नजर आया, और अच्छी बात है कि आपको वर्ल्ड कप के अंदर वो एक अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। सलमान अली अगर की पोजीशन चेंज है, श्रीलंका के खिलाफ जिन्होंने मैच खेला तो ऐसे लगा कि यार इनमें स्पार्क है, अगर इनको एक मौका दिया जाए, इनको बताया, इनको शायद एक फ्री हैंड दिया जाए तो शायद आपको थोड़ा बहुत अच्छा ये स्टार्ट देने में कामयाब जरूर होंगे। कल वो नजर भी आपको आया जरूर थोड़ा बीच में। मैं फिर कहता हूँ कि रन अ बॉल वाला मामला, जब हम रोटेट द स्ट्राइक की बात करते हैं, उस पॉलिसी पे अभी भी स्टिल हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि डॉट बॉल डिलीवरीज भी हमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि प्रेशर माउंट करती हैं आपको, क्योंकि आपने श्रीलंका में खेलना है। श्रीलंका में आपको पता है विकेट्स मिलेंगी, जहां पर ब्रेक होगा बॉल वहां पर 160 170 भी एक बहुत अच्छा फाइटिंग टोटल होगा। अच्छा, तो इस चीज पे स्टिल हमें काम करने की ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, वैसे अब जो दूसरा मैच है जो कल खेला जाना है, क्या लगता है कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए ऑर्डर में? फिर देखिए, मैंने कहा ना कि आपके पास यही 3 मैचेस हैं जिसमें आप कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं। आपके पास ख्वाजा नाफे बाहर बैठे हुए हैं, अगर आप उनको ट्राई करना चाहते हैं अच्छी बात है, आप ट्राई कर लें, क्योंकि वर्ल्ड कप में
आप उसको लेके जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि मुझे लग रहा है कि उसकी जरूरत पड़ जानी है आपको उस्मान खान की जगह पे, तो अच्छी बात है कि वो एक प्रेशर सिचुएशन के अंदर से गुजरे, उसको आपको खिलाना चाहिए। वेरस मोर ऑफ इट, अगर आप वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात करें तो यही जो कल खेला स्क्वाड आपको यही नजर आएगा वर्ल्ड कप के अंदर भी। ये जो कैरी हो रहा है, नसीम शाह को शायद ये वापस कल T20 मैच के अंदर वापस लेके आए। देखें शाहीन मुझे पता है स्पेयर फास्ट बॉलर है, आपके आपका लीडिंग फास्ट बॉलर है, लेकिन मसला ये है ना कि हम शायद इतने डर जाते हैं कि हम एक प्लेयर को बताने से कासिर होते हैं कि भाई आप हमारे T20 प्लान्स में नहीं हो, ये आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम आपको रेस्ट देना चाहते हैं, हमारे पास बैकअप प्लेयर्स मौजूद हैं। आप बैकअप पे काम नहीं करते, आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चलते हो। मुझे पता है कप्तान है, उसने लीग क्रिकेट के मैचेस भी जितवाए हुए हैं। लीग क्रिकेट इज डिफरेंट। जब आप पाकिस्तान नेशनल टीम की बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह की आपने बात की कि उसने परफॉर्म करके भी T20 के अंदर भी दिया है, उसका रिदम भी बहुत अच्छा लग रहा है। फहीम अशरफ बाहर बैठे हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन में स्टिल कहता हूं कि आपको ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 मैचेस हैं। अब बारिश की भी आपको पता है पेशेंट गोई हुई भी है, कि वो मैच खराब हो जाए बारिश से, तो लेट्स सी जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान। वैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन की आपने बात की, आपको क्या लगता है कि ये फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया की टीम की तो है नहीं, तो अगर हम इनके साथ ये सीरीज भी जीत जाते हैं तो क्या हम रेडी होंगे इनका मुकाबला करने के लिए वर्ल्ड कप में? देखिए ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम हो वो फुल स्ट्रेंथ पे आती है। ऑस्ट्रेलिया जितनी लीथल टीम है पूरी दुनिया के अंदर, वो आपको टेयर अवे कर देती है। जिस तरीके की उनका एक परफॉर्मेंस होती है, बैटिंग से बात कर ले, बॉलिंग से, वो जो साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग आते हैं। देखे ना, एक टीम कभी भी किसी टीम को आपने देखा है कि उनका कप्तान वर्ल्ड कप जीतते और उसी दिन उसको अगले दिन कर दे थैंक यू कि हमारे यहाँ प्लान्स में नहीं है, और खुशी हंसी वो घर चला जाए, ऐसे नहीं होता। उससे ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है साइकोलॉजिकली वो बिल्ड करते हैं लड़कों को। बाइसन अपना अगर हम बात करें, वो कल कप्तान खुद नहीं थे क्योंकि वो बीमार हुए। उन्होंने कल बयान भी दिया कि मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतनी सर्दी पड़ती है, अभी तो शुक्र करें वो पिंडी में नहीं है, अगर यहाँ पर होते तो ज्यादा शायद बीमार हो जाते। मिचेल मार्श की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेकिन उनकी भी एब्सेंस के अंदर ट्रेविस हेड उनके पास मौजूद थे। थोड़ा सा एक गलती मुझे जो फील हुई ये थी कि कनोली उनके साथ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था ओपनिंग के अंदर, क्योंकि वो एग्रेसिव स्टार्ट देता है, उसके साथ वाइट IPL में भी उसके साथ ही खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसके साथ खेलते हैं। बल्कि अभी जो अपना टीम जीती है इस वक्त पर्थ स्क्रॉचेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी कनोली वन ऑफ द लीडिंग अपना रन स्कोरर्स थे, तो उनको शायद ऊपर लेके आपको आना चाहिए था। एग्रेसिव थे, लेकिन मुझे शायद लगा कि वो स्पिन वाले मामले की वजह से उनको मिड ऑर्डर के अंदर रखा हुआ है। मिड ऑर्डर थोड़ा सस्टेनेबल आपको नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान ने कल प्रेशर बहुत अच्छा माउंट करके रखा है। खास करके इब्रार की बात करें, नवाज की बात करें, मिड ऑर्डर के अंदर शादाब खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अल्लाह करे हम इसको आगे कैरी करें, क्योंकि श्रीलंका वर्ल्ड कप थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया हाई स्कोरिंग गेम्स होंगे, श्रीलंका में आपको पता है 160-170 ये एक टफ स्कोर होगा कि आप चेस करने पे आप जाएं, क्योंकि बॉल ग्रिप करेगा। लेकिन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कल के मैच के अंदर आपको अच्छा लगा। सिर्फ 1-2 चेंजेस मैंने कहा ना कि आप ट्राई कर लें तो शायद बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब ऐसा बिल्कुल आपने इंडिया का भी जिक्र कर दिया, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी टीम और बेहतरी की तरफ जाएगी, सीरीज भी जीतेगी और वर्ल्ड कप में भी कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की बात करें, नीपा वायरस चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और पहले तो बहुत सारी टीमें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वहां जाने से इनकारी थी। अब आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन अब आ गया है, मजीद खिलाड़ी जो हैं अब इस वायरस से बचने के लिए कुछ तो शायद आवाज बुलंद करेंगे। आपको लगता है वेन्यू तब्दील हो सकता है? देखें निपा वायरस मैंने इतना ज़्यादा स्टडी तो उसको नहीं किया, लेकिन लास्ट ईयर जब ये हुआ था, पता नहीं सीरीज थी या कोई टूर्नामेंट था उसमें, लेकिन वो कुछ इलाके में था तो उसको कंटेन करने में कामयाब हो गए थे। ये वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया से लोगों ने ट्रैवल करना है, टूरिज्म भी होता है, ऑब्वियसली लोग बाहर खाना खाने, शॉपिंग, 1000 चीजों में जाते हैं, डिफरेंट सिटीज को विजिट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट सिटीज के अंदर आपके मैचेस हैं। इसको कंटेन करना इतना आसान नहीं होगा। ये जरूर अपना ICC के भी बैक ऑफ द माइंड ये चीज जरूर चल रही होगी कि ये जो इश्यू इस वक्त उधर ब्रेकडाउन हुआ है, इसको किस तरीके से हम हैंडल करें। क्योंकि कल एक मैच था दिल्ली वर्सेस पता नहीं मुंबई का मैच था, दिल्ली में ही, तो सरफराज खान जो टेस्ट टीम के प्लेयर भी उनके, तो उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, तो नीचे लिखा हुआ था ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है दिल्ली के अंदर भी, तो आसान नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना मकाफाते अमल, अगर आप किसी के बुरा करोगे तो आपके लिए वाकई ऐसा है। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात करते हैं, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा नीलो बेगम को, जिनको पाकिस्तानों से जुदा हुए 5 बरस गुजर गए हैं। सरगोदा के नवाही कस्बे भेरा के मसीही घराने में 30 जून 1940 को आंख खोलने वाली सिंथिया अलेक्जेंडर फर्नांडिस फिल्मी पर्दे पर नमूदार हुई तो उनका जादू सर चढ़कर बोला। नीलो बेगम ने 1956 में इस फिल्म भवानी जंक्शन के जरिए फिल्मी सनत में कदम रखा, मगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें शोहरत 1957 की सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने में परफॉर्म करके मिली। पाकिस्तान के नामवर डायरेक्टर रियाज शाहिद की शरीक हयात और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सितारे शान की वालिदा थी। नीलो बेगम तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला रहने के बाद 30 जनवरी 2021 को इंतकाल कर गईं। छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया है। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन आपको छोड़े जाएंगे उनके खूबसूरत गीत के साथ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। इस घंटे में भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करेंगे अपना सेगमेंट सफर है शर्ट, जिसमें बात हो रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में हादसात का शिकार सयाहों की मदद कैसे की जाती है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद, आप देख रहे हैं सफर है शर्त और मेरे साथ इजाज़ साहब बैठे हैं। और इजाज़ साहब का तारुफ ये है कि आप जो खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं, हुंजा में, इस पूरे रीजन में जो रेस्क्यू किया जाता है, मुख्तलिफ जो टूरिस्ट किसी जगह फंसते हैं, हमने आप देखिए ना कि गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के वाक़यात अमूमी तौर पे हो जाते हैं कि जहाँ पे टूरिस्ट जो है वो किसी जगह, किसी दरिया में, किसी पहाड़ के ऊपर किसी जगह फंस गया है, उसके बाद उसको रेस्क्यू करना। और तो यहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हैं या हादसात की शरह बहुत कम, शायद ही आपने कभी सुनी हो। और उसकी वजह यह है कि जबकि दूसरी तरफ जो हमारे इस तरह के सियाहती मकामात हैं, वहाँ पे आप देखिए कि स्पेशली फ्लड में या कितने बुरे वाक़यात, कितने खौफनाक हौलनाक वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। यहाँ वो क्यों नहीं मिलता है, उसकी वजह यह है कि लोकल कम्युनिटी की सतह पे हर तरफ जो है ये रेस्क्यू की तरबियत दी जाती है। इनको पता होता है कि जब कोई फंसा हो तो इनका दिमाग फ़ौरन काम करना शुरू कर देता है कि अब हमने इस सिचुएशन में करना क्या है। ये पैनिक नहीं होते, ये वीडियो नहीं बनाना शुरू कर देते, बल्कि ये काम करते हैं। और पैराग्लाइडिंग जो है वो भी एक बहुत ही इस हवाले से उनका अहम है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, पूरी दुनिया में एक ख्वाब होता है कि ईगल्स नेस्ट से पैराग्लाइडिंग की जाए। और वो पैराग्लाइडर्स जो हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लर्नर या वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। लेकिन पैराग्लाइडर्स जो कि प्रोफेशनल होते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे हादसा पेश आते हैं। और उसके बाद रेस्क्यू के लिए अभी लास्ट ईयर भी आपने देखा था, एक फॉरनर जो है वो ऊपर पहाड़ पे फंस गए थे, तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो भी इजाज़ वगैरह ने, इन्हीं की टीम ने उनको रेस्क्यू किया था। इजाज़ भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर थैंक यू सो मच। मेरा पहला तो सवाल ये है कि ये पैराग्लाइडिंग के हवाले से यूंजा इतना मकबूल क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि सर दुनिया के अंदर जितने प्रोफेशनल जो पैराग्लाइडर्स आते हैं, उनका एक ख्वाब होता है कि हुंजा में आए, हम यहाँ पे फ्लाई करें, क्योंकि एक जगह से इनको डिफरेंट व्यू नजर आता है। यहाँ पे रकापोशी के व्यू नजर आता है, देरान पीक नजर आता है, 7,000 के अबो जो माउंटेन्स है, वो एक ही लूप के अंदर उनको, मतलब एक ही फ्लाइट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स उनको मिलते हैं, चीज़ें मिलते हैं जो वो देखने के लिए इतना दूर सफ़र करके आते हैं। और यहाँ के मुख्तलिफ वैलीज है, ग्लेशियर्स है, प्रोफेशनल यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ खास चीज़ें होती है। जब वो फ्लाई करते हैं तो एक मखसूस जगह है जहाँ पे वो एकदम से वो हार्ट की तरफ उनको खींची जाती है विंड की वजह से। तो जब वो पैराग्लाइडर्स उस एरिया में दाखिल होते हैं तो उनकी एकदम से जो फ्लाई हो तो ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जो बंदा ज़्यादा प्रोफेशनल है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। जिसके अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी सी अनट्रेन होते हैं, कोई ऐसे कोई सीन होता है तो वो एकदम से क्रश लैंडिंग की तरफ उसकी मूवमेंट हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो जाके किसी न किसी पहाड़ी पे उसके क्रश लैंडिंग होती है। अच्छा, वो पहाड़ पे वहाँ क्रैश लैंड करेगा, क्योंकि जो पैराग्लाइडिंग है या ऊपर जो उसने कोई उसको ऐसी जगह तो नहीं छोड़ना कि जहाँ पे रास्ता जाता है, यानी कोई मुश्किल तरीन जगह पे, ऐसी जगह पे जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे वो कहीं बेचारा हादसे का शिकार होगा। बिल्कुल ऐसे। आप उस तक एक्सेस कैसे कीजिए? क्योंकि सर ये और सबसे पहले तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कैसे पहुंचती है? सर ये कि जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ हुंजा कम्युनिटी में एज आका टीम की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर 3 टीमें हमें बनाई गई है, एक चित्राल बेस्ड है, एक कराची बेस्ड है, एक गिलगित बेस्ड है। और मैं ये तीनों टीमों को देखता हूँ। वो है कि हम टाइम टू टाइम हमारे जो जितने कम्युनिटीज उनके अंदर ये हम एक चीज़ डेवलप किया है, वॉलंटियरिज्म की क्या चीज़ होते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं अर्थक्वेक आता है, कोई गिरता है, इनको
उनको फर्स्ट एड कैसे दी जाती है, उनको रेस्क्यू की जाती है। और 10 साल से बच्चे से लेके 60 साल तक जितने भी ये एज के लोग हैं सबको हम ट्रेन करते हैं टाइम टू टाइम। और हुंजर के अंदर सर इस टाइम पे कोई 30-35 हज़ार जितना हमारे यूथ है वो वेल ट्रेन है। और 35,000 लोग। अब आपको समझ आ गई कि जब रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे फ्लड आता है और बहुत ही खौफनाक और बहुत ही तकलीफ देह हादसा पेश आते हैं, तो वो जब हादसा पेश आते हैं तो आपको देखते हैं कि वो एक क्राउड है जो कि सिर्फ वीडियोस बना रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ पे 35,000 तो वो लोग हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये तकरीबन 50% आबादी बनती है, उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा 50% ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्रेंड हैं। और इसमें सर हमने एक सेटअप बनाया है, विलेज कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाया है, उससे थोड़ी बढ़ के फिर कमर्शियल कम्युनिटी इमरजेंसी टीम बनाया है, उससे भी बढ़ के जो ना SART इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाया है। वो 3 स्टेप्स है। अच्छा। छोटे लेवल वाले विलेज लेवल पे करते हैं, उससे जब थोड़े से बढ़ जाते हैं तो फिर 7 वाले मिल जाते हैं, उससे बढ़ जाते हैं फिर रेस्क्यू टीम इनके साथ एज ए बैकअप के तौर पे काम करती है। और हर जगह के अंदर हर लोगों के बीच में एक हमने स्टॉक पाइल बनाया है जिसके अंदर इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ये है कि उनके अंदर टेंट्स आपको मिलेंगे, ब्लैंकेट्स आपको मिलेंगे, रेस्क्यू के सामान मिलेंगे, फर्स्ट एड के सामान मिलेंगे। और हर बंदा फर्स्ट एड ट्रेन बंदा है। कहीं भी अक्सर ये होता है कि सर जब भी कोई बंदा गिरता है या प्रेग्नेंट बंदा क्रश लैंडिंग करते हैं, उसका मेन और सबसे क्रिटिकल चीज क्या होता है? स्पाइनल इंजरी। ओके। जब स्पाइनल इंजरी अगर आप सही तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, तो उस बंदे की आपने समझो से जान बचाई। और स्पाइनल इंजरी का मतलब ये है कि आप जिस भी जगह पे वो गिरा है वहां से बिल्कुल, यानी वहां तक तो जाना ही बहुत मुश्किल है, यानी मुश्किल है। अब उसको स्ट्रेचर पे उसको तो पूरे इस तरह ले जाना पड़ेगा। मुश्किल अगर हमारे पास स्ट्रेचर नहीं तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि मतलब रिसोर्सेज को यूज करके किस तरह स्ट्रेचर बनाए जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके दारोमदार बॉडी की स्पाइनल पे होते हैं। अगर आपकी स्पाइनल कट जाती है इट मींस कि आप माजूर। इसलिए हमने हर बंदे को ट्रेनिंग इस तरह के दी है कि स्पाइनल को किस तरह कवर करना है, उस बंदे को क्या करना है, किस तरह उसको। और लास्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो पहाड़ पे जो बंदा गिरा था तकरीबन अबो 7,000 ऊपर गिरा था। अच्छा, 7,000 ऊपर गिरा था। उसको जब हमने 3 दिन बाद रेस्क्यू किया सर, ये लेडी फिंगर के साथ जहाँ पर आपको बर्फ नजर आ रही है उसी पीक के साथ ही गिरा था, अंदर ऊपर गिरा था। यहाँ से हमने 2 दिन जाने में 2 दिन लगा था और आने में 2 दिन लगा था। और उसको हमने जो हमने फर्स्ट एड सीखा था, मैंने जो लोगों को सिखाया था कि अब हम उन लोगों को उस बंदे को फर्स्ट एड दिया तो उसके क्या लाभ थे। कह रहे कि दुनिया के हर एक जगह में घुमा हूं, लेकिन पाकिस्तान और स्पेशली हुंजा की तरफ प्रोफेशनल बंदे हमने जिंदगी में कहीं नहीं देखे, क्योंकि हर बंदे को फर्स्ट एड आता है, हर बंदे को ट्रीटमेंट आता है, हर बंदे को उस बंदे को किस तरह रेस्क्यू करना है, उसके मूवमेंट्स क्या होते, सब चीज़ उनको आता है। इस वजह से वो बंदा बच गया था। और क्योंकि हदीस मुबारक भी है कि जिस बंदे ने एक जान बचाई गोया उसने पूरे आलम इंसानियत की जान बचाई। हम ये नहीं देखते कि ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये कौन है, हम वो उसको देखते हैं कि इंसानियत को देख के हम अपने बंदों को मोबिलाइज करते। और सिस्टम सर आपने एक मुझसे सवाल किया था कि आपको कैसे पता जाता है, ये है कि सर कम्युनिटी बेस हमने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, कहीं भी उनको मैसेज आते फौरन उस ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाते कि फौरन इमरजेंसी हुआ है, हेड ऑफ उसमें सबसे पहले मुझे मैसेज रिसीव होती है, फिर मुतल्लिका बंदों को मैं मैसेज करता हूँ, विद इन मिनट वो लोग अपने फर्स्ट एड लेके मेरे इंतजार नहीं करते, उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है उस जगह की तरह जहाँ मैं उनको इंडिकेशन देता हूँ कि फलाना पहाड़ पे बंदा गिरा है या पाना नाले में बंदा फंसा है या उस जगह पे एक्सीडेंट हुआ, तो वो मेरे इंतजार नहीं करते, वो बल्कि पूरे मूवमेंट अपने इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे चले जाते हैं, फिर बैग से हम लोग भी जाते हैं। ये जो रेस्क्यू मिशन था, वो जो फॉरनर थे, ये किस मुल्क के थे? सर ये एक जर्मन था, अच्छा, एक मैसेडोनिया का था। और क्योंकि ये तकरीबन 4 साल लगातार एक्सीडेंट हुए। हाँ, अच्छा, ये जो लास्ट हुआ था ये जब ऊपर फंस गए थे तो उसके बाद जब रेस्क्यू तो आप कर रहे थे पूरी मिशन टीम, और यहाँ मुझे पता चला है कि जो इसार भाई हैं जो रेनबो, यहाँ पे एक प्रॉपर वो बना था, एक जिसको कहते हैं बेस कंट्रोल रूम बना था। और उस कंट्रोल रूम से जो फार्नर उनकी फैमिली, उनका मुल्क, कम्युनिकेशन उसके साथ, और इधर इस साइड पे का, और इतना खूबसूरत वो आपने बनाया सिस्टम बना था कि उनको लम्हा लम्हा अपने मुल्क में
रिपोर्ट हो रही थी कि रेस्क्यू इस वक्त किस किस पोजीशन पे है और उनका जो बंदा है उसकी क्या सिचुएशन है, ये तमाम चीजें। और फिर जब वो वापस यहाँ पे गाँव आए तो सुना है कि बड़ी वेलकम किए लोगों ने, सेलिब्रेट किया। क्योंकि सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमें फर्स्ट सॉरी आपने जो बेस कैंप बना था उसका मतलब ये था कि बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया उनकी कवरेज हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे, बहुत सारे थे, हमारे फैमिलीज वाले थे। जाहिर सी बात मेरे से ऑपरेशन में 25-30 बंदे आए 2 दिन से ऊपर पहाड़ पे, तो उनकी गर्मी परेशानी होती है। इसलिए टाइम टू टाइम हम लोकल मीडिया के जरिए, ग्रुप्स के जरिए और न्यूज़ के जरिए लोगों को अपडेट करते कि हाँ ये सिचुएशन है, यहाँ तक पहुँच गई, बंदा ठीक है, और वो ये खबरें जो है ना बाहर मुल्क तक जा रही थी। तो एक पूरे सिस्टम बनाया था, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी काम करते एक सिस्टम के तहत काम करते ताकि लोगों को तकलीफ भी ना हो, लोगों को जो इंफॉर्मेशन भी पहुँच जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ये ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हमारे ऐसी जो साहिबा थी वहाँ पर वो मौजूद थी, जिस था एस पी था, वो सारे मौजूद थे, उनको भी चीज़ें मिल रही थी। तो ये साथ साथ जो है ना इंफॉर्मेशन भी हम दे रहे थे। और इसके साथ साथ मैं ऐड करूँगा सर, जैसे कि आपने जीबी की बात की, जो लास्ट तलीदास के अंदर जो इवेंट हुआ वहाँ पे जो फ्लड आके बहुत सारे लोग वहाँ से जो है ना बेघर हो गए। तो सुबह 3:30 बजे वहाँ फ्लड आई, मुझे 4 बजे कॉल आई है, मैं 6 बजे हुंजा से निकला हूँ गिलगित, वहाँ से बाय एयर जहाज़ के ज़रिए मैं वहाँ पर रिस्पॉन्स किया अपने टीम के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 दिन उस अफेक्टेड एरिया में जहाँ पे फ्लड ने कुदरती आफात ने लोगों को मुतासिर किया था, वहाँ पर हमने उनके साथ हेल्प किया, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया, जो इमदादी सामान थे वो पहुँचा दिए, वहाँ से जो ज़ख्मी हालत में थे वो बाई एयर बाई जहाज़ के थ्रू हमने उनको गिलगित पहुँचा दिया। ये भी हमारे उसके अंदर। तो नाज़रीन, हमने एक और पहलू की तरफ देखा और वो पहलू ये है कि हम कहते हैं जी सफाई है, तालीम है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ हम ये देखते हैं हार्ड एरिया है और ये इतना हार्ड एरिया कि यहाँ पे हादसात की शरह कहीं ज़्यादा हो सकती है, होनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्कान ज़्यादा होता है, हार्ड एरिया। ये कैसी अजीब बात है कि यहाँ इतना हार्ड एरिया होने के बावजूद, जहाँ पे रेस्क्यू बहुत ही मुश्किल है, अगर आप फंस गए तो फंस गए, उसके बावजूद हादसात की न होने के बराबर है, उनकी शरह न होने के बराबर है। जबकि हम बहुत सारे पाकिस्तान के और सियाहती इलाके देखते हैं जहाँ पे इम्कान बहुत कम है, उसकी वो उस तरह के हार्ड एरियाज़ नहीं है, उस तरह की उनकी ज्योग्राफी इस तरह नहीं है, लेकिन हादसात की शरह कहीं ज़्यादा है। और इन दोनों चीज़ों में अगर मुझे कोई फ़र्क नज़र आता है तो वो सिर्फ ये जिस तरह एजाज साहब कह रहे हैं कि जिस खित्ते की लोकल आबादी 50% से ज़्यादा मुकम्मल रेस्क्यू की तरबियत रखती है, पूरा गांव हमने आपको दिखाया है एक्सप्रेसो में कि पूरा गांव जो है उसमें बूढ़े दादा दादी नाना नानी हर बंदा जो है, ख़वातीन बच्चियाँ बच्चे, सबको एक सिचुएशन डेवलप की जाती है कि अचानक कोई ज़ल्ज़ला आ गया है या अचानक कोई सैलाब आ गया। अब वो गांव वालों को कहा जाता है कि आपने रिस्पांस क्या करना, और पूरा गांव उस पर। और उसमें मैंने देखा इतने सीरियस क्योंकि जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है कि अगर इस तरह की कोई किया जाए तो लोग अजीब उसको ना फन बनाते हैं या मजाक सा बना के, क्या मतलब एक्चुअली को ना तो ज़ल्ज़ला आया ना कुछ हुआ है। तो उसमें वो बिल्कुल उनके एक चेहरे पे इस तरह था कि ये वाकई ज़ल्ज़ला है या वाकई फ्लड आया और अब हमने सबको बचाना है। बच्चे तक इंतहाई सीरियस थे, मतलब वो अमेजिंग था और उसको देखना बड़ा कमाल था। तो ये मेरा मतलब ये है कि ये असल में फ़र्क है। तो आपको जब भी आप आएँ जीबी में तो ये तमाम चीज़ें, जब खूबसूरत चीज़ें देखते हैं तो उसकी पस मंज़र में ज़रूर जाया करें, देखा करें कि ये खूबसूरत चीज़ से मुतासर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर बंदा ही होता है, अमन से होता है, खूबसूरती से होता है। असल चीज़ ये है कि उसका पीछे है क्या, वो सोर्स क्या है जो इस चीज़ को जन्म ले रहा है, जो इस चीज़ को पैदा कर रहा है, उसको ज़रूर देखिएगा, तभी से आपका मकसद पूरा होता है। देखते रहिए सफ़र है शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि फेस्टिविटी का समा है यहाँ पर, एक कह लेना कि सकाफती मेले की तैयारियां जारी हैं इस वक्त पंजाब में। कुछ ही रोज़ बाकी हैं जनाब, लाहौरियों का जो जोश और जज्बा है हमने उसकी भी बात की कि दीदनी है, क्योंकि आप सबको पता है कि कौन सा फेस्टिवल है आ रहा है जो इतने अरसे के बाद जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं जी। हुकूमत ने लाहौर में 6-8 फरवरी महफूज बसंत की मशरूत इजाज़त दी है, जबकि शहर में अमन-ए-आमा को बरकरार रखने और आवाम के मजहबी जज्बात के एहतराम के लिए कुछ पाबंदियां ज़रूर लगाई गई हैं, जिनको फॉलो करना, उन SOPs को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धाती तार, नायलॉन या शीशे से लेपशुदा डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। ख़तरनाक डोर और पतंगों की तैयारी पर पाबंदी है, उनके नकलो हमल पर,
पर, ज़ख़ीरा करने पर, फ़रोख्त करने पर और इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी है। ये ममनू करार दिया गया है। मुकर्ररा तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा है, जबकि ममनू मवाद की तैयारी या फ़रोख्त में मुलविस अफराद को 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 30 रोज़ के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी है। और मजीद क्या इतनी सख्ती में बसंत बेहतर तरीके से मनाई जा सकेगी और क्या इन इकदामात से इंसानी जानों को भी महफूज रखा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमने जानना है और इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद अकील मलिक साहब, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अकील साहब, बहुत ही ये खुशाइंद है कि एक लंबे अरसे के बाद हमारे पास बसंत हो रही है और कई बार हम इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ SOPs जो हैं बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं हमारे नाज़रीन तक पहुंच जाए। कुछ SOPs में ऐसा भी है कि जिसमें आप जमात का झंडा या किसी लीडर की तस्वीर नहीं लगा सकते, तो इसको इंश्योर किया जा रहा है? जी बिल्कुल इंश्योर किया जा रहा है। इसमें नोटिफिकेशन इशू हो चुका है और उस नोटिफिकेशन में जो फर्दर SOPs हैं वो भी डिक्लेयर किए गए हैं कि आप कोई पॉलिटिकल जो है किसी जमात की सपोर्ट में ना कोई तस्वीर, चाहे वो हुकूमती जमाती की, हाँ कोई भी हो। और दूसरा उसमें यह है कि कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना हो और इसके अलावा और जो 4-5-6 चीज़ें उन्होंने लिस्ट डाउन की हैं, उस SOPs बनाए हैं। फर्दर ये अभी रिसेंटली उन्होंने एडअप किया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा, तो अकील साहब हम ये देख रहे हैं कि जो पहले तो एक जो आवाम का सारा मसला है वो आपके सामने रख देते हैं। वो ये कि सब लोग ये कह रहे हैं कि परमिशन तो हमें मिल गई है, लेकिन डोर और गुड्डियाँ जो हैं, जो पतंगे हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, हमारी रेंज से बाहर हैं। तो क्योंकि एक शख्स ने एक पतंग तो उड़ानी नहीं है, तो इसके लिए क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं कि ज़रा रेट्स जो हैं वो कम करवाए जाएं सेलर से, हुकूमत की जानिब से या आपकी एसोसिएशन की जानिब से? जी, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बसंत की इजाज़त मिली है 30 दिसंबर को। ठीक है। पीछे तकरीबन 1 माह और 8 दिन बचे। उन 1 माह में जनवरी के पहले 10 से 12 दिन शदीद मौसम की ख़राबी, फॉग की वजह से डोर तो बिल्कुल तैयार नहीं हो सकी। पहले जब बसंत होती थी, 1 दिन की बसंत थी और पूरा 364 दिन माल की तैयारी का टाइम मिलता था। और 1 दिन बसंत पे अगर हवा मिल जाती थी काइट फ्लायर्स को तो सारा का सारा सामान ख़त्म हो जाता था, बिक जाता था, दुकानें खाली हो जाती थी, कुछ नहीं बचता था। अब उसके बारक्स आप देख लें, ये 3 गुना बड़ी बसंत है जिसमें 3 दिन और 3 रातें शामिल हैं। एक 20-25 साल का एक समझ लें कि आप बैन था, बैन के बाद अब होने जा रही है। उसके अलावा फ़र्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इस बसंत को देखना और इसका बहुत हाइप क्रिएट हुआ हुआ है उनके दिलो दिमाग पे भी। तो ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत लोग इसको एंजॉय करने के लिए बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इसका। लेकिन अब टाइम मिला है तकरीबन 1 माह का। अब 1 माह के अंदर आप 3 दिन की तैयारी बसंत का सामान पूरा नहीं कर सकते। डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप है। इस वजह से जिन लोगों के पास सामान है वो अपनी बुकिंग कर रहे हैं। अब बुकिंग भी क्लोज हो चुकी है, जिस तरह ईद पे कपड़ों की बुकिंग क्लोज हो जाती थी। जी जी जी। तो अब डोर और गुड्डी की बुकिंग भी बंद हो चुकी है। तो फिर उसके लिए कोई बंदोबस्त किया? उसकी वजह से अब क्या है कि रेट्स बहुत ऊपर मनमाने रेट्स ले रहे हैं और नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है। गवर्नमेंट को हमने ये इशू रखा था कमिश्नर साहबा के सामने और हमारी एक पूरी मीटिंग, आज भी एक मीटिंग होने जा रही है अभी 11 बजे। अच्छा। तो उस मीटिंग में हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि दूसरे सूबों से इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाए। बहुत मेहरबानी गवर्नमेंट की, उन्होंने इस इशू के ऊपर बहुत तवज्जो की और करते हुए हमें परमिशन दे दी है। ओके। आप दूसरे सूबों से सामान मंगवा KPK से, कोयटा से बहुत सारा सामान, रेट्स में फिर फर्क पड़ेगा। अभी मुझे लगता है कि इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। एटलीस्ट अगर रेट में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कम से कम हर बंदे तक गुडी डोर तो पहुंच जाएगी। अदरवाइज कुछ लोग देखेंगे और कुछ लोग उड़ाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा ना हो। हमें लग रहा है कि हम देखने ही वाले हैं। नहीं, इंशाल्लाह हमें अपना लग रहा फिलहाल हम चाह रहे हैं कि सब लोग इसको इक्वली, अमीर भी और गरीब भी, ये फेस्टिवल सबका है। तो दूसरा जो इशू था एक कि बहुत सारा सामान अभी परमिशन नहीं मिली थी ट्रेडिंग की, सेल की या इंपोर्ट की, तो बहुत सारा सामान पुलिस ने पकड़ा भी हुआ है और उसको जब्त कर लिया हुआ है।
मुख्तलिफ केसेस में और लाखों की तादाद में शायद है वो। हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि उसको, चूँकि वो माल जो कानून के मुताबिक तो होता है, इसकी तल्फी के ऑर्डर होते हैं, जो कानून इलीगली माल मुकदमा बनता है तो उसकी तल्फी का मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है और उसको बाद में आग लगा देते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि वो निकाल जाए हम वहाँ चाहते से? हैं कि चूंकि उसको तलफ करने की बजाय उसको इस्तेमाल किया जाए, उसका गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो जाएगा और प्लस जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उनको बुलाया जाए और उनको ये माल जो है। राइट, आपने बताया कि 11 बजे के करीब फिर मीटिंग होने वाली है। ये डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है? अल्टरनेट डेज में ये हो रही है और ऑलमोस्ट एक दिन। अकील साहब, हमने तो बता दिया कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। हम चाहेंगे एक बार फिर आप नाजरीन को ज़रूर बता दें कि किस किस चीज़ पर पाबंदी है, और अगर सेफ बसंत जो है जिसकी कंडीशनल परमिशन हमें मिली है हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी, इसमें जो SOPs के मुताबिक डोर है, डोर सबसे ज़्यादा इसमें उसका सबसे ज़्यादा रोल है क्योंकि हलाकतें डोर से ही होती हैं। जी जी। और पतंग का भी साइज़ मुकर्रर है SOPs के मुताबिक। हमने बारहा लोगों को अवेयरनेस भी दी है और लोगों को पता भी है उसका साइज़ वगैरह। और डोर जो है वो पिन्ना ही यूज़ होना चाहिए, चरखी बिल्कुल बैन है। और उसकी डोर की भी एक सर्टन जो है वो स्पेसिफिकेशन कानून में दे दी गई है, उससे मोटी डोर ना उड़ाएं। कोशिश करें, देखें अपने चंद लम्हों की, चंद घंटों की अपनी इंजॉयमेंट के लिए आप किसी और की ज़िंदगी को खतरे में बेहतरीन बात आपने की है। जी, तो इसलिए इसको जितना महफूज बनाएंगे, देखें ये रोज़ रोज़ इजाज़त नहीं मिलनी है, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इसमें तमाम जो कारोबार हैं, जितने लोकली जो हमारे बिजनेसेस हैं वो सारे एक्टिवेट हो चुके हैं और एक सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, इंटरलिंक्ड है सारे। रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हम बेहतर तरीके से मनाएं और इसको दोबारा बैन ना लगने दें, वो जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस दफा बेहतियाती की तो और हमने अपनी जाती इंजॉयमेंट की खातिर देखा किसी की परवाह ना, तो ये दोबारा कभी भी बैन नहीं खुलेगा। बिल्कुल, और ये रिस्क जो हुकूमत ले रही है ये उनके लिए भी रिस्क है, वो चाहे सकाफती मेला वापस लौटे, लेकिन इसके साथ अगर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ को, दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाएंगे और महफूज तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो चीज़ें खराबी की तरफ ही जाएंगी और फिर से बैन लगेगा और फिर से दहाइयों तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकील साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। अभी शामिल करेंगे अपना सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, आप वो एंजॉय कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी पीर को। कहा जाता है कि कुछ कहानियां लफ्जों में नहीं समाती तो फिर वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही फनकार से करवाएंगे जिन्होंने औरत के जज्बात, उसकी शनाख्त और उसके एहसासात को अपने आर्ट के जरिए जिंदा किया है। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मायरा हाशमी, एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मायरा। मायरा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए स्कल्पचर जो है वो क्या है? एक फन है, एक इजहार है या एक कहानी है? फ़ैरा, मेरे लिए तो स्कल्पचर जो है इट्स पर्सनल स्टेटमेंट, इट्स माय मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। कि मुझे बात के इजहार के लिए मेरे पास एक मीडियम है कि मैं ना पोइट हूँ, ना फिल्म मेकर हूँ, ना मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, ना परफॉर्मर हूँ। मेरे लिए जो मेरा एक्सप्रेशन है, इफ़ आई वांट टू से समथिंग आई हैव वन मीडियम एंड दैट इज स्कल्पचर। सो मेरे लिए तो ये मेरा अपना पर्सनल एक इजहार है। मायरा, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम स्टार्ट करती हैं, किसी मुजस्मे को बनाना शुरू करती हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? ये ऐसा नहीं है कि मैं आज कुछ सोच के कुछ करती हूँ। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट आई जस्ट गेट एन आइडिया, मैं उठ जाती हूँ कि वो मुझे सुबह इस पर करना है। और समटाइम्स ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप कंटिन्यूसली सोचते हैं और फिर आप उससे कॉन्शियसली इवॉल्व करते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्केच करती हूँ पहले पर्टिकुलरली, समटाइम्स कर भी लेती हूँ। समटाइम्स मेरे माइंड में होता है कि जी ये है और मैं आई जस्ट स्टार्ट डूइंग इट और वो होता जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई? बस दिस साउंड्स रियली क्लीशेड, बट मैं व्हेन आई वाज अ किड तो आई वाज बॉर्न विद इट। मेरा जैसे होता है आपको ड्राइंग और इसका शौक़ होता है, और जैसे मेरे ऑल माई फैमिली देन नोज़ कि ये इसको बस शौक़ है इसका, वो वहाँ तक तो था। लेकिन स्कल्पचर्स का शौक़ जो मैंने शायद इस पहले भी जो बताई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा जो इंस्पिरेशन थी ना, वो एक जमाल शाह और जो हैं हमारे अमीन गुल जी,
इन दो लोगों को देखती थी मैं, जब ऑब्वियसली मैं उस वक्त टीम में थी जब ये फुल उस पर अपने थे, तो मुझे बड़ा लगता था कि ड्राइंग और ये सब तो ठीक है मैं कर लेती थी घर में भी, पर कि स्कल्पचर कैसे क्रिएट करते हैं, इट्स स्ट्रॉन्ग मीडियम। एग्जैक्टली। और मुझे बड़ा ये फैसिनेट करती थी स्कल्पचर जो फॉर्म्स हैं, तो वो वहाँ से फिर मुझे था कि नहीं मैंने ये पेंटिंग नहीं करनी, मैंने स्कल्पचर करना। अच्छा, अगर हम बात करें आपके आर्टवर्क से रिलेटेड मटेरियल की, तो किस तरह के मटेरियल के ऊपर आप काम करती हैं? क्योंकि मुझे ये लग रहा था बेसिकली कि ये क्ले है, लेकिन आपने मुझे बताया कि ये आपका खुद का तैयार करदा मटेरियल है, इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैंने थीसिस जब दिया था तो मैं कर रही थी फाइबर ग्लास में, तो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, उसको मैंने थोड़ा सा थीसिस में ही मैंने थी तो मेरी स्पिरिचुअल थी, शाह हुसैन की पोइट्री से इंस्पायर्ड था मेरा काम, तो उसमें मैंने उसे कुछ अर्दी लुक दी, कुछ फाइबर में कुछ ऐसा मटेरियल मिक्स करके कि वो ऐसा लगता था जैसे वो सैंड से बने हुए स्कल्पचर है। एक दो जगह देखा, जैसे मैं जाया करती थी तब भी मीडियम्स और मटेरियल्स एक्सप्लोर करने बाज़ार में, तो मैंने कहीं देखा था मजदूर लोग उसको कह रहे थे ये रुमची लाओ ना, उसका कलर बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत कलर था। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, उसने कहा ये रुमची है मैडम। तो वो फिर मैंने कहा चाहिए सॉलिड है, उसने कहा बहुत, ये तो ब्रिक की तरह सॉलिड होता है। तो फिर मैंने उसे घर लाई, उसे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, तो शुरू में वो ब्रेक हो जाता था, फिर मैंने उसमें कुछ और चेंजेस करके कुछ और केमिकल्स ऐड किए तो वो बिल्कुल ब्रिक की तरह सॉलिड होने लगा। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड यूजिंग इट इन माय स्कल्पचर। माया, मुझे बताएं कि आपने अपना आर्ट वर्क पाकिस्तान समेत कहाँ डिस्प्ले किया? फॉर्चुनेटली कुछ ममालिक में मैं गई हूँ, जैसे मैं एडनबरा में मैंने किया था, ये फील्ड क्रिएटिव स्पेसेस है वहाँ पे, ब्लैक क्यूब गैलरी कहते हैं उसको, वहाँ पे किया। फिर मैंने लंदन में किया, जो पेरिस में एक किया था स्कल्पचर वहाँ पे। अब ये तो कुछ आई गेस फ्यू इयर्स बैक पेरिस में किया। फिर अमेरिका में गई थी, मैं सिलेक्ट हुई थी एक रेजिडेंसी के लिए, और कल्चरल जो कॉम्प्लेक्स है उनका कल्चरल आर्ट सेंटर उनकी तरफ से इनविटेशन था, अमेरिका गई थी। एंड नाउ लेटर जो रिसेंटली है वो मुझे फ्लोरेंस बिएनाले से मुझे आई थी एक्सेप्टेंस, मेरा काम सेलेक्ट हुआ वहाँ पे। वो भी मैंने इंडिविजुअली ही उनको अप्रोच किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने अरसे से काम कर रही थी, यानी न्यू के क्या चल रहा है। फिर उनकी कुछ थीम थी जो उन्होंने मुझे एलैबोरेट की, फिर मैंने उस पर कुछ क्रिएट किया और गॉट एक्सेप्टेड एंड दिस इज ऑल। अच्छा, जब मैं आपके आर्टवर्क्स को देखती हूँ तो इसमें आपने औरत की नुमाइंदगी की है, औरत की कहानी सुनाई है, तो क्या आपने इस मीडियम को इसीलिए चुना कि आप औरत की कहानी को माशरे के सामने रख सकें? हाँ, यू राइट टू सम एक्सटेंट। आई स्टार्टेड इट लाइक दिस वे बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं आफ्टर माई मैरिज में थोड़ा सा बाउंड फील किया कि अच्छा अब मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, बस घर में। तो और मेरा एक अज्यूम है रोल के जी आया हूँ केयर गिवर, और बस उससे फिर मुझे हुआ कि नो, माई एग्जिस्टेंस इज दैट आई एम एन आर्टिस्ट। अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो फिर तो मैं आई एम नथिंग। वहाँ से भी मुझे किक स्टार्ट जो आप कहते हैं कि हुआ, और एक मैंने दोबारा से कि नहीं, मुझे दिस इज़ मी, अगर मैं ये छोड़ दूँगी तो यू नो आई डाई इनसाइड। एक मेल आर्टिस्ट के लिए जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है काम करना, लेकिन एक फीमेल के लिए या एक वुमेन आर्टिस्ट के लिए काम करना बहुत मुश्किल। एक तो ओवरऑल सोसाइटी का हमारा समाव थोड़ा सा है कि वो इस मीडियम को इतना अप्रूव नहीं करते हैं। आपको होता है कि घरों में नहीं इतना होता कि डेकोरेट करें, और ये होती हैं लोगों की आइडियाज़ हैं इस बारे में। सो एक ये चीज़ थी। फिर उसमें भी वो होता है कि आप बाहर जा रहे हैं और आप सर्टेन मटेरियल्स ढूंढ रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आता कि ये मतलब आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप एक लोहे की मार्केट में घुसे हुए आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप वुडन मार्केट में आप क्या ढूंढ रहे हैं। सो ना उनके लिए थोड़ा होता है कि ये क्या कर रही है खातून यहाँ पे ना, इस तरह से। जब आप काम कर लेते हैं तो फिर आपको उसको ना सेल करना है उसे, और फिर आपकी मार्केट आ जाती है, फिर वही मेल डोमिनेंट मार्केट है, सीन है, तो आपको उससे भी कम्पीट करना है कि आपका भी काम जो है वो सेल हो, और फिर उसके लिए भी आपकी ज़रूर रफो होनी चाहिए। तो इतने मेल डोमिनेट जो है उस सीन होता है कहीं पे भी, हर जगह आई जैसे ऐसा ही है। अच्छा मायरा, अगर आपको कहा जाए कि पाकिस्तानी औरत जो है उसका मुजस्मा बनाएं, तो आप कैसा बनाएंगी? जी, पाकिस्तानी अगर कभी मुझे ऐसा हुआ कि मुझे पर्टिकुलरली किसी पाकिस्तानी उसके औरत को डिस्क्राइब करना हुआ या उसको डिपिक्ट करना हुआ, तो मैं सर्टेनली उसके हाथ बड़े मजबूत होंगे, और उसकी क्योंकि वो जो एक मेहनत से वो गुजरती है और उसकी सख्ती जो बर्दाश्त करती है और बहुत सा काम करती है वो अंदर बाहर का,
और वो नॉट ओनली कि वो उसको सिर्फ फिजिकली इम्पैक्ट करते, वो उसको ज़हनी तौर पे भी कर रहा होता है। एक औरत ज़हनी तौर पे भी बड़ी मजबूत होती है जब वो दोनों तरह के प्रेशर बर्दाश्त कर रही होती है। तो आई गेस मैं उसको एक मजबूत कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करूँगी और उसके हाथ भी, क्योंकि वो बहुत सारा काम करती है एंड आई रियली फील फॉर दैम। एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या हम आर्ट के ज़रिए हमारे माशरे में जितनी बुराइयां हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं या उन पर काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आर्ट जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है, इससे यू कैन मेक थिंग ब्रेक थिंग, इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। और मुझे लगता है कि आप अगर हम राइट उस पर टारगेट करके जो है मैसेज अपना जो है वो देना शुरू करें तो आर्ट मेरा ख्याल है बहुत मौसर मीडियम है और ये इरेडिकेट कर सकता है या